तो चलो बच्चों, अभी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर दो क्वेश्चन दिए हैं। अब क्या है यहाँ पर, देखिए प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें जो शो करना है, ठीक है। सो कैसे शो करेंगे, तो देखिए ये जरूरी नहीं कि जो भी शो करने के लिए कहा गया है कि हर प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आप लास्ट तक पहुंच जाए। मतलब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको डिटरमिनेंट को लास्ट टाइम जाके सॉल्व भी करना पड़ सकता है। लेकिन हम प्रॉपर्टीज का यूज इसलिए करते हैं कि हम दिए गए डिटरमिनेंट को बहुत ज्यादा सिंपल बना सके, फिर लास्ट में एक्सपांशन करने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब एक्सपांशन करने में और सिंपल बनने के बाद एक्सपांशन करने में फर्क है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का यूज आपको इसको सिंपल करने में, अब तक जहां जो भी हमने प्रॉपर्टीज का यूज किया तो उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन हो गया था, सीधा एंड तक पहुंचे थे। कई बार ऐसे हो सकता है कि ना पहुंचे। और याद रखना, जब प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हो तो मायूस नहीं होना है अगर खुद से प्रॉब्लम जल्दी आपको नई तरीका समझ में आ रहा है, क्योंकि ये ऐसा है रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का सीन कि यहाँ पर आपको दो चार अलग अलग तरीके से कोशिश करके देखनी पड़ सकती है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि मैं आपके सामने सटीक तरीके से कर रहा हूँ, तो इसके पहले मैं खुद कोशिश करके देखता हूँ, एग्जाम्पल को सॉल्व करता हूँ। सीधा आपके सामने आके सॉल्व नहीं करता, इसके पहले मैंने सॉल्व किया हुआ रहता है कभी ना कभी, ठीक है ना। तो इसलिए दिमाग में होता है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो ये प्रैक्टिस से आ जाता है। जैसे मान लीजिए अब अगर मैं LHS ले लेता हूँ, मुझे 4AB लाना है, तो सबसे पहले मैं दिमाग में क्या लाऊंगा मेरे, कि हर बार जरूरी नहीं कि रो ट्रांसफॉर्मेशन ही काम में है, कई बार कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी काम में आ सकता है। जैसे देखिए अब ये कॉलम है, ठीक है। अब इस कॉलम को अगर मैं चेंज करता हूं, कैसे चेंज करूंगा मैं, तो इस कॉलम के अंदर इन दोनों भी कॉलम को मैं ऐड करूंगा। इससे मुझे फायदा क्या होगा, देखिए आप, मैं C1 को चेंज, मैंने LHS ले लिया है, ठीक है, दिस इज माई LHS। इसको थोड़ा सा हटा के साइड में रख देता हूं मैं, 4AB जो हमें लाना है, ठीक है। अब बेटा मैंने क्या बताया आपको, मैं C1 के अंदर चेंज करने जा रहा हूं। कैसा चेंज कर रहा हूं, तो C1 के अंदर मैं C2 और C3 को ऐड कर रहा हूं, कुछ इस प्रकार से। आप C1 प्लस C2 प्लस C3 बगैर ब्रैकेट का भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चेंज सिर्फ C1 में होने वाला है, तो जो नया डिटरमिनेंट मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट। अब सेकंड कॉलम तो एज इट इज रहेगा, और थर्ड कॉलम भी एज इट इज रहने वाला है। अब पहले कॉलम की बात करेंगे, तो पहले कॉलम में दोनों को ऐड करना है, तो a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, मतलब a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, मतलब 2a प्लस 2b मिलेगा। यहाँ पर a प्लस ए 2a, c प्लस सी 2c, मतलब 2a प्लस 2c मिलेगा। यहाँ पर 2b प्लस 2c। अब क्या हुआ, पहले कॉलम में दो कॉमन फैक्टर है, 2 इज द कॉमन फैक्टर दैट वी कैन टेक आउटसाइड द डिटरमिनेंट। सो बचेगा क्या, a प्लस बी, a प्लस सी एंड b प्लस सी। और यहाँ पर है ए प्लस सी एंड सी, बी सी एंड बी प्लस सी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने क्यों C1 को चेंज किया था, ठीक है। हम लोग इसको सिंपल बना रहे। अब देखिए इसको और सिंपल बनाया जा सकता है, कैसे, तो सब्ट्रैक्शन वगैरह करके। तो देखिए क्या किया जा सकता है अभी यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर कॉलम 1 में से मैं कॉलम 1 में से अगर कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो ज़ीरो ही बन जाएगा। यहाँ पर सिर्फ b बचेगा, तो यहाँ पर भी सिर्फ b बचेगा, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं ना हम, हमें तो बस सिंप्लीफाई ही तो करना है इसको। तो C1 को चेंज करते हैं, कैसे, C1 माइनस C2 करके देखते हैं। तो करके ही तो देखना है, अगर मान लीजिए कुछ गलत हो जाता है तो फिर से और तरीका अपनाएंगे, इसमें इतना कोई ये नहीं है। तो C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 माइनस C2 कर रहे हैं, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ b, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो पूरा जीरो ही बचेगा, और इसमें से ये माइनस होगा तो सिर्फ बचेगा b। अब सेकंड कॉलम एज इट इज रहेगा, ठीक है, और थर्ड कॉलम भी एज इट इज रहेगा। अब क्या किया जा सकता है, देखिए हम लोग सेकंड कॉलम को चेंज करेंगे, कैसे करेंगे सेकंड कॉलम को चेंज, सेकंड कॉलम सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो क्या करेंगे, C2 चेंज करेंगे, कैसे, C2 माइनस C3 तरीके से। सो 2 टाइम्स डिटरमिनेंट के अंदर, अब पहला तो एज इट इज रहेगा, दैट इज b, 0 b बचा है यहाँ पर, ठीक है। अब C2 को चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या आएगा, a माइनस b आएगा, ठीक है। इसमें तो कोई सब्ट्रैक्शन वाला सीन नहीं बन रहा। फिर नीचे a बचेगा, और उसके नीचे माइनस b बचेगा,
ठीक है, तो सी में से बी प्लस सी चला जाएगा तो माइनस बी बचेगा। देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों नेगेटिव बन जाएंगे तो माइनस बी बच रहा है, और सी थ्री तो एज इट इज आ रहा है बी सी बी प्लस सी। ठीक है, अब फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखिए थोड़ा सा, तो इस C3 में से मैं C1 को सब्ट्रैक्ट करना चाहूँगा, तभी मेरे को मिनिमम पॉसिबिलिटी मिलेगी। तो आई विल गोइंग टू चेंज C3, कैसे, C3 में से C1 को सब्ट्रैक्ट करके। सो 2 टाइम्स C1 है मेरे पास B0B, C2 है मेरे पास A माइनस बी A माइनस बी, और C3 को मैं चेंज कर रहा हूँ C3 माइनस C1, दैट इज B माइनस बी 0 मिल रहा है, C माइनस 0 C मिल रहा है, और B प्लस C माइनस बी बन रहा है C। ठीक है, तो इस प्रकार से मुझे ये मिला है। क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसके बारे में मुझे सोचना है। ठीक है, अब कॉलम का तो पूरा यूज कर लिया बेटा, कॉलम। हाँ, एक और चीज की जा सकती है कि हम लोग C1 को और चेंज कर सकते हैं C1 प्लस C2 से। ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा। क्या क्या दिक्कत होगी, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कॉलम की बात करेंगे, रो की बात करेंगे, तो इस रो में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा ये प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल, ए बचेगा, और यहाँ पर माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक और आप चीज़ कर सकते हो, वो कॉलम रो का फर्स्ट रो को चेंज करके और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप R1 को चेंज कर सकते हो R1 माइनस R3 करके, तो इससे क्या बन जाएगा आपका डिटरमिनेंट, R1 माइनस R3 मतलब यहाँ पर आएगा 0, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 0, और यहाँ पर आएगा माइनस सी, और बाकी के रोज एज इट इज़ आएंगे। ठीक है, और b माइनस बी एंड ये c भी बनेगा। ठीक है, अब बेटा हमें इसको अब एक्सपांड करना होगा। ठीक है, अब तो ये काफ़ी सिंपल बन चुका है। सो 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट के अलॉन्ग तो एक्सपांड करने का मतलब नहीं, क्योंकि ये खुद ही 0 है। अब सेकंड एलिमेंट के अलॉन्ग एक्सपांड करेंगे तो साइन चेंज होगा, दैट इज माइनस है। समझ लेना, मैं सीधा सेकंड एलिमेंट लिख रहा हूँ। तो सेकंड एलिमेंट, अब ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा, माइनस बी सी आएगा। ठीक है, तो ए इन ब्रैकेट 0 माइनस बी सी मिलेगा। अब लास्ट टर्म है आपका माइनस सी, तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 0 माइनस ए बी। ठीक है, तो 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर ये माइनस ए, 0 माइनस बी सी मतलब माइनस बी सी होता है, सो माइनस ए इंटू माइनस बी सी माइनस सी इंटू माइनस ए बी। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से आपको मिल रहा है। तो 2 टाइम्स आपके पास है माइनस माइनस प्लस ए बी सी, माइनस माइनस प्लस ए बी सी, तो क्या आया बेटा, ये 2 टाइम्स ए बी सी प्लस ए बी सी, 2 टाइम्स ए बी सी, एंड दैट इज नथिंग बट 4 टाइम्स ए बी सी। तो इस प्रकार से हमने इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको लिख सकते हो पॉज करके। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए लॉग आया है तो थोड़ा सा लॉगरिथम के रूल्स पता होना जरूरी है। जैसे ये जो भी आपका डिटरमिनेंट दिया हुआ है, आपको क्या करना है इसको, अच्छा इसको 0 प्रूव करना है, इसका वैल्यू 0 आता है ये आपको दिखाना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो बेटा आपको चेंज ऑफ बेस रूल पता होगा कि अगर मान लीजिए आपको log a टू द बेस b दिया है तो आप इसको लिख सकते हो log a बाय log b, तो इसको कहा जाता है चेंज ऑफ बेस रूल। इसको हम लोग ऐसा कैसे लिख रहे हैं, तो हम पहले जो log a टू द बेस b दिया था इसके अंदर बेस b था। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इनको सेपरेट करके लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों का बेस सेम ले लूंगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ बेस लिखा नहीं, मतलब यहाँ पर बेस सेम है ऐसे समझना है। ठीक है, या तो ई होता है या फिर सेम होता है। ठीक है, तो जब बेस लिखते नहीं तब ई होता है, नेचुरल लॉगरिथम होता है। अब देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log a टू द बेस b को आप चेंज ऑफ बेस रूल का यूज करके log a टू द बेस c डिवाइडेड बाय log b टू द बेस c। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपने पहले लॉगरिथम में बेस b था तो आपने बेस चेंज करके लिख दिया, तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल होती है। तो मुझे क्या करना है अभी यहाँ पर, देखिए मौके की नजाकत को समझते हुए मैं क्या यहाँ पर करूंगा, जो भी डिटरमिनेंट मुझे दिया है दैट इज इक्वल टू 1 log y टू द बेस x को मैं लिखूंगा log y बाय log x। ठीक है, और इसको लिखूंगा log z बाय log x। तो क्यों ना मैं 1 को लिख दूं log x बाय x, तो इससे क्या फायदा होगा मुझे, मैं 1 बाय x इन सबके अंदर मौजूद है फैक्टर, उसको बाहर ले सकता हूं। सिमिलरली डिनोमिनेटर सेकंड रो देखिए, उसको मैं लिखूंगा log x बाय log y, और यहां पर log z बाय log y लिख सकता हूं। ठीक है, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा नेचुरली कि मैं जो ये सेकंड टर्म है सेकंड रो का, इसको मैं log y बाय log y लिखूं,
क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 था, तो log y बाय log y का वैल्यू भी तो 1 है, तो 1 की जगह मैं सिंपली log y बाय log y रिप्लेस कर रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ चेंज ऑफ बेस रूल से, log x टू द बेस z को मैं log x बाय log z लिखूंगा, फिर यहाँ पर log y बाय log z लिखूंगा, एंड 1 को मैं लिख रहा हूँ log z बाय log z। अब आपको ये बात समझनी है कि मैं क्यों log z बाय log z ही लिखा 1 को, यहाँ पर क्यों y बाय y लिखा, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर log y है, तो डिनोमिनेटर अगर मुझे सेम मिलता है तो मैं उसको कॉमन ले सकता हूँ। तो बात को समझिए कि दिए गए डिटरमिनेंट में पहले रो के अंदर 1 बाय log x कॉमन है, उसको बाहर लिया, फिर सेकंड रो में 1 बाय log y कॉमन है, उसको बाहर लिया, फिर 1 बाय log z कॉमन है, उसको बाहर लिया। तो डिटरमिनेंट के अंदर आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है log x log y log z। फिर यहाँ पर क्या बच रहा है आपके पास, log x log y log z। फिर यहाँ पर क्या बच रहा है, log x log y एंड log z। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है। अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आता है। यहाँ तो भाई पूरे के पूरे आइडेंटिकल है, इसका मतलब क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू आता है 0, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया जस्ट बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, गुड बाय।